स्वागत है दोस्तों। आज 26 मार्च 2025 है और आज के प्रैक्टिस सेट को हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इसमें हैं। इसमें आपको उपन्यास और काव्यशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद्विलाहलाद कारिणी। किस आचार्य ने यह काव्य की परिभाषा दी है? ऑप्शन में है क्षेमेंद्र, वामन, कुंतक, भामह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कुंतक। शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये जो पंक्ति है ये कुंतक की है और इसके बारे में और महत्वपूर्ण बातें हम ध्यान से देख लेते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। वक्र व्यापार से सुशोभित तथा काव्य रसिकों को आह्लादित करने वाला व्यवस्थित बंध ही काव्य है। तो काव्यशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न आचार्यों ने अपने अलग अलग मतों के अनुसार काव्य की परिभाषा दी हुई है। तो कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसके अंतर्गत उन्होंने काव्य की जो परिभाषा दी, वो पंक्ति आप प्रश्न में देख रहे थे उसे ध्यान में रख लेंगे, वो कुंतक की है। इसके साथ ही ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि आचार्य भामह ने जो काव्य की परिभाषा दी है वो भी इसी से मिलती जुलती है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त जो पद है वह काव्य है, ऐसा भामह लिखते हैं। लेकिन वक्र कवि व्यापार शालिनी जोड़ देते हैं तो वो कुंतक की पंक्ति हो जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे। कुंतक के सिद्धांत का नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति को अपूर्व अलंकार कहा है। अब देखिए इसे ध्यान रखेंगे, कुंतक ने वक्रोक्ति को क्या कहा है? अपूर्व अलंकार। ठीक है। कुंतक का समय भी आपको ध्यान रखना है, 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध यानी 950 ईस्वी के बाद। तो सभी आचार्यों के जो आचार्य काव्यशास्त्र में हैं आपको एक जगह उनके नाम और उनके समय को नोट करके रख लेना चाहिए ताकि उनसे बनने वाले जो क्रम वाले प्रश्न हैं, आचार्यों के जन्म क्रम वाले प्रश्न भी पूछ लेता है, उसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो उसे एक जगह नोट कर लीजिएगा। देखते हैं कुंतक की रचना, उनकी रचना का क्या नाम है? वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम उनकी रचना का नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी से इसे आप कुंतक से जोड़ के देखेंगे। कुंतक से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप यहाँ पे देख लेंगे। दोस्तों, यूपी हायर की परीक्षा की डेट घोषित हो चुकी है। जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका 17 तारीख को परीक्षा होने वाली है। 17 अप्रैल को दूसरी मीटिंग में जो परीक्षा आयोजित होगी। बहुत नज़दीक हैं परीक्षाएं। आप गद्य रचनाओं पर आधारित ये हमारा नोट्स, इससे तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं। अभी आप अगर इसे ऑर्डर करते हैं तो आपके पास एक सप्ताह में आपके हाथ में होगी और बहुत आसानी से महत्वपूर्ण रचनाओं के शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी आपके हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन है 8, 6, 5, 10। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 6। कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत के अंतर्गत वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। निशा अग्रवाल जी की पुस्तक में उन 6 के नाम लिखे हुए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, प्रबंध वक्रता। कभी भी इनमें से किसी का नाम लेके पूछ ले कि ये किसके भेद हैं तो ध्यान रखना है आपको, ये वक्रोक्ति के भेद हैं सभी। ठीक है। तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 6 भेद बताए हैं कुंतक ने अपने वक्रोक्ति सिद्धांत में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी जो टीजीटी पीजीटी को बेस करके शुरू की जा रही हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, राजस्थान की परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर की, साथ ही केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी रेट सभी के लिए हम यहाँ पे क्लासेस शुरू कर रहे हैं। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। जो भी हमारे इस कोर्स के अंतर्गत जुड़ते हैं उन्हें क्रम से पूरे सिलेबस को हम 6 महीने के अंदर, ये दिसंबर 2025 तक आपका वैध रहेगा। 25 तारीख से ही इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू है, आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं, टीजीटी पीजीटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीड़ों पर चांदनी में कोपेनहेगन शहर को टूरिस्ट पुस्तिकाओं में क्या उपाधि दी गई है? हमने अपने जो यूपी हायर के असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी का जो नोट्स बनाया हुआ है उसमें ये प्रश्न शामिल भी किया है।
हो सकता है मिसप्रिंट की वजह से इसके उत्तर न पहुंच पाए हों, तो आप सभी जो लोग नोट्स ले चुके हैं वो ध्यान से देख लें। चिड़ों पर चांदनी में कोपेनहेगन शहर को टूरिस्ट पुस्तिकाओं में क्या उपाधि दी गई है? ऑप्शन प्राग का सौंदर्य, उत्तरी यूरोप का अमेरिका, उत्तरी यूरोप का पेरिस, एशिया का विराट नगर। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तरी यूरोप का पेरिस। चिड़ों पर चांदनी जो पुस्तक है निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत की, उसमें कोपेनहेगन शहर को उन्होंने बताया है कि टूरिस्ट पुस्तिकाओं में उत्तरी यूरोप का पेरिस कहा जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे, उस पुस्तक में ये जिक्र आया हुआ है। टेक्स्ट आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं उसकी संभावना ऐसे प्रश्नों से है। अगला प्रश्न देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री के पिता संस्कृत के किस आचार्य के श्लोक को अपनी आराम कुर्सी कहा करते थे? ऑप्शन आचार्य विश्वनाथ, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य जगन्नाथ, कालिदास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र। विष्णुकांत शास्त्री जी की पुस्तक है सुधियाँ उस चंदन के वन की। ये संस्मरण पुस्तक है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, हायर की परीक्षा में, उसके पाठ्यक्रम में ये रचना लगी हुई है और उसी के अंतर्गत विष्णुकांत शास्त्री जी ने बताया है कि उनके पिता आचार्य क्षेमेंद्र के एक श्लोक को अपनी आराम कुर्सी कहा करते थे। आराम कुर्सी का मतलब उस श्लोक को स्मरण करके, उसका उच्चारण करके वो ऐसा महसूस करते थे कि वो किसी आराम कुर्सी पर पहुँचे हों। और ये बात उन्होंने विष्णुकांत शास्त्री जी ने अज्ञेय को भी बताई। अज्ञेय जी बहुत प्रभावित हुए। आलोक छुआ आकाश नाम से अज्ञेय पर उन्होंने लेख भी लिखा है सुधिया उस चंदन के वन की पुस्तक में। तो ध्यान रखेंगे, कभी भी पूछे कि अज्ञेय पर आधारित जो लेख है सुधिया उस चंदन के वन की, उसमें शीर्षक क्या है? तो आलोक छुआ अपनापन, उस ध्यान रखिएगा। इसके साथ और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा। क्षेमेंद्र का नाम आया है, तो क्षेमेंद्र के सिद्धांत का नाम क्या है? औचित्य सिद्धांत। क्षेमेंद्र की रचनाओं को भी यहाँ से आप दोहरा लेंगे तो आपका काव्यशास्त्री हिस्सा भी तैयार हो जाएगा। क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, कवि कंठाभरण, दशावतार चरित। तो ये क्षेमेंद्र की रचनाएं हैं, काव्यशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। इनके समय को भी आपको ध्यान रखना चाहिए, 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, क्षेमेंद्र का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। हमने ऊपर कुंतक का क्या बताया वो आप कमेंट करके बताएं, कुंतक का समय क्या है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। प्रेमचंद कृत गोदान उपन्यास में यह उक्ति किसके लिए प्रयुक्त है? चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। ऑप्शन सोना के लिए, धनिया के लिए, होरी के लिए, गोबर के लिए। तो गोदान जिन लोगों ने पढ़ा होगा बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है धनिया के लिए। उपन्यास के शुरुआती हिस्से में प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है धनिया का, जहाँ से उसके चरित्र का वर्णन, उसका एक कैरेक्टर जो बनता हुआ उपन्यास में दिखाई पड़ता है, उसमें उन्होंने बताया, लिखा है कि धनिया इतनी अभाव में, इतनी गरीबी में, जीर्णावस्था में रही है कि उसका आत्मसम्मान भी उदासीनता का रूप लेता जा रहा था। तो ये पंक्ति धनिया के लिए है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गोदान से ही एक और कथन है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह यह सागर पार कर रही थी। गोदान से उद्धृत यह कथन किसके विषय में है? ऑप्शन झुनिया, धनिया, सिलिया, मालती। तो ये कथन किसके बारे में है? तो इसका सही उत्तर है धनिया। धनिया के बारे में ही वह कथन है। यह कथन है कि विपन्नता के अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह यह जीवन का सागर पार कर रही थी। तो ये पंक्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा में ये सारे पॉइंट्स पूछे गए हैं। अगला जो कथन है वो भी गोदान उपन्यास से है। गोदान उपन्यास के कई सारे कथन ये जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमने आपके लिए यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। इसमें है, मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी, एक बार जिसने बाँह पकड़ ली उसी की रहूंगी। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन झुनिया, सिलिया, दुलारी, धनिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है झुनिया। झुनिया गोबर की पत्नी रहती है, उन दोनों का विवाह होता है
और उन दोनों की प्रेम की अवस्था के दौरान में ही ये बात कहती है झुनिया कि मर जाऊंगी पर हरजाई न बनूंगी, एक बार जिसने बाँह पकड़ ली उसी की रहूंगी। तो ये झुनिया की पंक्ति है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसके समक्ष कहा गया है? किसने किसके समक्ष कहा है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है, बड़ी लड़की ने स्त्री और पुरुष एक के समक्ष। स्त्री यानी बड़ी लड़की की जो बड़ी लड़की रहती है उसकी माँ, और पुरुष एक उसका पिता रहता है। ठीक है, तो अब उसमें आपको बताना है कि जो मुख्य पात्र है, महिला पात्र, उसका क्या नाम है और उसके पति का क्या नाम है। दोनों के नाम आपको बताना है आधे अधूरे नाटक में क्या है। तो यहाँ से वो स्पष्ट हो जाएगा कि बड़ी लड़की ने स्त्री और पुरुष एक के समक्ष ये पंक्ति कही हुई है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब हुई हैं गवना हमार भौजिया। महिला आंचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन, सोहर गीत, कटनी गीत, भौजिया गीत, कजरी गीत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भौजिया गीत। ये उपन्यास में ही लिखा है कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ रहती हैं जो भौजिया गीत गाती हैं। ये चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से, कब हुई हैं गवना हमार भौजिया। तो ये ध्यान रखना है, भौजिया प्रकार का ये गीत है, ये परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं राक्षस, यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ये कौन कहता है कि यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है? ऑप्शन में होरी, धनिया, गोबर, झिंगुरी सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धनिया। धनिया एक क्रांतिकारी महिला पात्र है गोदान उपन्यास में, जिसके बहुत सारे कथन आपको ध्यान रखने चाहिए उपन्यास पढ़ते वक्त, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कंफ्यूज तो करते हैं जो स्त्री पात्र हैं उनके नाम से, लेकिन जो क्रांतिकारी चरित्र है, जो एक विद्रोही तेवर है, वो धनिया का है। तो ये सारे कथन जो हैं वो धनिया के लिए हैं, धनिया ने कहे हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, हमने इसके साथ एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्नों को तैयार करने का एक श्रृंखला जो लिया हुआ है। हमने जो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं उन्हें भी आप ध्यान रखा करें, तो आसानी से आप एक प्रश्न के बहाने बहुत सारी पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सबकी दृष्टि से आपकी तैयारी यहाँ पर की जाएगी। हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरा क्रम रहेगा, UGC नेट JRF की दृष्टि से, TGT PGT हिंदी, ये सब कुछ रहेगा और दिसंबर 2025 तक ये वैध रहेगा। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्स से। एक नई श्रृंखला हम ये शुरू करने जा रहे हैं जिसमें काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, आप भी उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। और हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी आपको लगे, ये सारे प्रश्न एक जगह कलेक्टिव ढंग से आपको उसमें मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। परीक्षाओं की जमकर तैयारी करिए, निराशा को दूर रखिए अपने से, और कंटिन्यू जो समय बचे हुए हैं उसमें रिवीजन करते रहिए। रिवीजन का टाइम है, कुछ नया पढ़ने से बेहतर है कि कुछ चीज़ें रिवाइज़ की जाए, जो पढ़ी गई हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।